प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैथ की प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत समस्या क्रिएट करती है, जिसको हम लोग अगर मैथ नहीं सॉल्व हो पा रही है तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पीछे हो जाते हैं। हम लोग जीएस तैयार कर लेते हैं काफ़ी हद तक समझ कर कैसे भी, लेकिन मैथ ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग पीछे हो जाते हैं। मुख्यतः ऐसे बच्चे या ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के बाद मैथ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि कैसे हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ को सॉल्व करें। तो मैथ सॉल्व करना कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है। कई लोग को बोरिंग लगता है तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स वो अपने खो देते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएं उनको समझिए, और जब आप उनको समझने लगेंगे तो आई होप कि आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो मैथ्स में कई टॉपिक हैं, लेकिन सबसे पहले जो टॉपिक है जिसको हम लोग औसत कहते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट किया जा रहा है। औसत, एवरेज, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम औसत की बात करें तो औसत का यूज क्यों करते हैं हम। जैसे अगर हमारे पास कोई धनराशि है, रुपया है, अगर हम उसको बराबर बराबर लोगों में बांट रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 10 बच्चे हैं और 40-40 रुपए हम सबको बांट रहे हैं, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताइए आपने बच्चों को कितना रुपया बांटा, एक एक बच्चे को कितना रुपए बांटा, तो हम कह देंगे कि हाँ, हमने 40-40 रुपए बच्चों को बांटा, 10 बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर हमको एवरेज वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर औसत वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो धनराशि है वो बराबर बराबर बच्चों में बांटी है। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट उठता कहाँ से है, जब वैल्यू जो धनराशि है वो बराबर ना हो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए आप क्लास में गए और कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो आपने पूछा कि बताइए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। तो टीचर ने कहा मान लीजिए 10 बच्चे हैं। तो आपने कहा बताइए बच्चों की एज क्या है। अब यहाँ टीचर के पास समस्या आ गई। क्यों? क्योंकि उसकी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों की एज वो कैसे बताए। मान लीजिए यही 20 बच्चे हैं, ये 40 बच्चे हैं, तो 1 by 1 हर एक बच्चों की एज बताने में क्या होगी, उसको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो वो करेगा क्या, वो एक ऐसी संख्या बताएगा जो सभी बच्चों की एज का प्रतिनिधित्व करे। मतलब ऑन एन एवरेज, देखिए यहाँ पर एवरेज की बात आ गई। मतलब एक ऐसी गिनती जो लगभग 10 बच्चों, एक ऐसी संख्या जो लगभग 10 बच्चों की एज का प्रतिनिधित्व करे, वो कहलाएगी क्या, औसत संख्या या औसत आयु। किसी बच्चे की आयु 8 साल है, किसी बच्चे की आयु 9 साल है, किसी बच्चे की आयु 10 साल है, किसी बच्चे की आयु 12 साल है, किसी बच्चे की 5वें 6वें बच्चे की आयु 8 साल है। तो इनका हम एक एवरेज लेते हैं। तो एवरेज यहाँ पर आता है। एवरेज में हम गिनतियों को क्या करते हैं, संख्याओं को क्या करते हैं, एक समान, एक करने का प्रयास करते हैं, एक करने का प्रयास करते हैं। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं औसत, जिसमें हम जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से अमेठी से मान लीजिए सुल्तानपुर जाना है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ से हमको सुल्तानपुर जाना है और हमसे कहा गया कि आपने बाइक स्टार्ट की और आपकी बाइक की स्पीड यहाँ से लेकर सुल्तानपुर तक 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ से सुल्तानपुर तक है। तो आप हमसे कोई पूछा कि बताइए आप किस स्पीड से गए, तो मैं कह दूंगा भैया मेरी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, कोई डाउट नहीं।
कोई समस्या नहीं। लेकिन मान लीजिए यहां से हम धम्मौर तक गए, यहां से धम्मौर तक, इसको ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए ये अमेठी है, ये धम्मौर है और ये जो है सुल्तानपुर है। अब आपको अमेठी से सुल्तानपुर जाना है, तो अमेठी से धम्मौर गए आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और धम्मौर से सुल्तानपुर गए आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब कोई आपसे पूछा कि अमेठी से धम्मौर की आपकी चाल क्या है, तो आप कहोगे 50 किलोमीटर पर आवर, नो डाउट। कोई आपसे कहा धम्मौर से सुल्तानपुर की आपकी चाल क्या है, आप कहोगे 70 किलोमीटर पर आवर, नो डाउट। लेकिन बट अगर कोई आपसे कहा आपकी अमेठी से सुल्तानपुर, अगर कोई आपसे कहा अमेठी से सुल्तानपुर में आपकी चाल क्या है, तब समस्या आ गई, तब प्रॉब्लम आ गई। क्या बताओगे आप, 50 या 70? 50 या 70? देन इस प्रॉब्लम को दूर करना है, और इसमें क्या करना है कि आपको एवरेज लेना है। एवरेज, औसत बताना है, एक ऐसी गिनती बतानी है जो इन दोनों का प्रतिनिधित्व करे, मतलब इन दोनों चालों का प्रतिनिधित्व करे। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी गिनती, तो औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत का जो हमारा फार्मूला है उस पर आते हैं। औसत का फार्मूला क्या है निकालने का, समान राशियों का योग, समान राशियों का योग बट अपान क्या होगा, कुल राशियां, क्या हो जाएंगी, कुल राशियां या राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो ये तो हमारा फार्मूला है। अब इसको हम यहां पर अप्लाई करते हैं। समान राशियों का योग मतलब जो भी राशियां, यहां पर आपकी चाल दी गई है तो इन चाल को क्या कर दीजिए, जोड़ लीजिए, इनका योग कर लीजिए। तो 50 धन 70, और राशियों की संख्या, कितनी राशियां दी गई हैं, कितनी बार चाल दी गई है, 2 बार दी गई है, अपान 2। तो 7 5 12 120 अपान 2, ये क्या हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये आपकी औसत चाल आ गई, ये क्या आ गई, औसत चाल। इसको कई तरीके से आप समझ सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि अगर किसी आदमी को हमने 50 रुपए दिए, किसी आदमी को हम 70 रुपए दिए, या राम के पास 50 रुपए हैं, रमेश के पास 70 रुपए हैं, तो बताइए औसत कितना है उन लोगों के पास। तो ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं, नो डाउट। अब देखिए ये 60 रुपए है, तो मैंने अभी क्या बताया था, औसत में क्या करते हैं, औसत में क्या किया जाता है, राशियों को क्या किया जाता है, समान किया जाता है। एक छोटी राशि होती है, एक बड़ी राशि होती है, उन दोनों राशियों को, उन दोनों संख्याओं को क्या किया जाता है, समान किया जाता है। तो यहाँ 50 और 70 को एक राशि के रूप में व्यक्त किया गया 60। तो हम लोग समान करने के लिए क्या करते हैं कि जो बड़ी राशि है, बड़ी राशि कितनी है, देखो छोटी राशि 50 है, बड़ी राशि कितनी है, 70 है। तो अब हम करेंगे क्या, हम इसको बराबर करने के लिए इस 70 में से क्या करें, 10 घटा दें, 70 में से 10 निकाल लें, और 70 में से 10 निकाल के किसको दे दें, इनको दे दें। देखिए तो ये क्या हो गया 60, और ये क्या हो गया 60, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया कि नहीं। देखिए यहां पर भी यही है। तो एक्चुअली जो हमारा कॉन्सेप्ट है औसत का, वो यही कॉन्सेप्ट है कि जो है हम राशियों को क्या किया जाए, बराबर किया जाए। अब जो ही नहीं है कि यहाँ पर 2 चाल दी गई है, या 2 रुपए, 2 लोगों को 2 चाल के बारे में बताया गया, हो सकता है यहाँ पर क्या किया जाए, 3-4 मान दिए जाएं। मतलब हमारा औसत का मेन कॉन्सेप्ट इसी फार्मूले पर बेस्ड है। ट्रिक तो चाहे जो हो, हमारा जो ट्रिक है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो चाहे जो हो, लेकिन जो है अगर हम इनको बराबर करने की बात करेंगे, इनको हम जो है औसत निकालने की बात करेंगे, तो हमारा फार्मूला यही है। हमारी सोच ये हो सकती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूं कि राम, श्याम और मोहन,
राम श्याम, एक कॉन्सेप्ट से और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राम श्याम और मोहन ये तीन लोग हैं। इन तीनों लोगों के पास कुछ रुपए हैं जो हैं 50, 40 और 30। इनके पास कितना रुपए है? 50। इनके पास कितना रुपए है? 40। और इनके पास कितना रुपए है? 30। अब आपसे मैं कहूं कि बताइए, अब देखिए यहां हमने क्या बोला था, एवरेज औसत की बात तब करते हैं जब जो हमारी वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट ना हो। मतलब अगर तीनों के पास 40 40 40 होते तो एवरेज की बात ही ना होती। तो वैल्यूज में क्या है? कंसिस्टेंसी नहीं है, निरंतरता नहीं है, तब हम यहां पर एवरेज की बात करते हैं। तो यहां पर एवरेज की जब बात होगी तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करिए। 50 प्लस 40 प्लस 30, इन तीनों का जोड़, समान राशियों का योग अपान राशियों की संख्या। राशियां कितनी है? 3। तो इन तीनों को जोड़ा और 3 से क्या कर दिया? डिवाइड। तो जोड़ना आसान है। 40 30 70 50 120 अपान 3, तो ये हो गया 40। तो उनके पास जो औसत रुपए है वो 40, एवरेज की कोई बात करेगा तो 40 की बात करेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए अगर हम औसत की भी बात करें तो देखो इसके पास 40 है, इसके पास 30 है, इसके पास 50 है, मतलब इनके पास ज्यादा है, इनके पास 30 है। तो जब हम एवरेज की बात करेंगे तो इनके पास से हम 10 निकाल के इनके पास हम दे दें, अगर हम कहें, ठीक है, तो राशियों को हम लोग क्या करेंगे? एक करने का प्रयास करेंगे, बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो बराबर करने का हमारा मतलब यही है, राशियों को बराबर करने का हमारा मतलब यही है, राशियों को बराबर करना। तो यहां से देखिए 10 निकाल के इसको दे दिया, तो इनके पास भी 40, इनके पास भी 40 और इनके पास भी 40। तो यहां पर राशियों को क्या कर दिया गया? बराबर कर दिया गया। तो यहां पर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा कि औसत का जो है मतलब क्या है, औसत क्यों निकाला जाता है, औसत क्यों ज्ञात किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिनको आपको समझना है। दोस्तों, औसत में जो ये अंश में मान है, समान राशियों का योग। तो ये समान राशियों का योग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन राशियों को योग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं उनको हम सीखने का प्रयास करेंगे कि समान राशियों का योग, कुछ फार्मूले हम बताएंगे या कुछ तरीका देख रहे हैं कि कैसे हम किसी संख्याओं का योग निकालते हैं या कैसे ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम इस पॉइंट पर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं अपना, किस पॉइंट पर? कि समान राशियों का योग। कुछ ट्रिक हैं जो आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि कैसे योग या जोड़ कैसे हम निकालें। अब जरा समझिए, अगर हमारे पास 1 + 2 + 3 दिया गया है, तो अगर हम इनको इस संख्या को जोड़ना चाहें तो 3 और 2 5 और 1 क्या आ जाएगा? 6। 3 गिनतियां हैं 1 2 3, इनको हम जोड़ना चाहें तो क्या करना चाहें? जोड़ लिया 6। अगर हम कहें 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको जोड़ना चाहें तब तो 5 + 4 5 8 9 1 10 5 15। ये तो आसान है। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि जरा इसको जोड़कर बताइए, 1 + 2 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 ऐसे बढ़ाते चले जाइए और 105 तक जोड़ लीजिए, अब ये हमारे लिए समस्या है। ये देखिए समान राशियों का योग, यहां पर हम आपको बता रहे हैं, चीजों को सीखिए, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आप फोकस होंगे उन चीजों पर तो चीजें आपको समझने में आने लगेंगी। हम औसत की और भी शॉर्टकट ट्रिक को देखेंगे, लेकिन यहां पर देखिए हमने क्या किया, इनको जोड़ा और जोड़ के छात से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। आसान है। अब हम आपसे कहें कि इसका औसत निकालिए तो औसत निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो हमारा पहला पॉइंट है कि समान राशियों को, इसको जोड़कर कैसे आंसर निकालेंगे, क्या आंसर है होगा इसको? तो देखिए अगर जितनी गिनती है, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक देखिए। अगर प्राकृतिक संख्याओं को देखिए, यहां पर लिख रहे हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योग,
इसका फार्मूला है n+1/2। इसको जोड़कर आप आसानी से संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी, पहले केस में देखिए कितनी गिनती है, 3 गिनती है। जरा यहाँ देखिए 3 और 1, ये देखिए /2, तो 3 × 3 और 1 कितना हो गया 4/2, 2 ये आ गया 6। तो यहाँ तक इसके लिए तो ये क्या हो गया, आप कहोगे अरे 3 2 5 1 6 हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसके लिए ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 गिनती है, यहाँ पर क्या है 5 है, तो योग करिए तो 5 ओरली निकालिए। अब 5 1 क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 जा क्या आ गया 15। देख रहे हैं, जो आप जोड़ रहे थे, अब इस क्रम को यहाँ पर फॉलो करिए। 1 से लेकर आपको चाहे जहां तक गिनती दे दी जाए, आप आसानी से उसका योग निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर कितनी है 105 तक। तो आप यहां पर क्या करेंगे बताइए, 105 × 106/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 105 × 2 पंचे 10, 2 3 6। तो इसको आप गुणा करेंगे तो संख्याओं का क्या आ जाएगा योग। आप गुणा करके लगभग मेरे ख्याल से 5565 आप गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो ये जो है आप इन संख्याओं को गुणा करके ये योग निकाल सकते हैं, 1 से लेकर कितनी संख्याओं तक, आप चाहे जहां तक इस गिनती को लेते चले जाएं। अब अगर एवरेज निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसको समझिए। जैसे यहां 6 था, बोलिए 6 था, तो आप क्या करेंगे एवरेज निकालिए। एवरेज कितना आएगा, आप इसको क्या करिए 6 को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कितनी गिनतियां हैं 3, तो आ गया 2। यहां 15 है, 1 2 3 4 5, 15 को किससे डिवाइड कर दीजिए 5। ये फार्मूला लग रहा है आपका, समान राशियों का योग अपान राशियों की संख्या। यहां राशियों की संख्या कितनी है 5, यहां कितना आ गया 3। यहां पर अगर आपको योग निकालना हो तो योग तो निकल गया आपका, लेकिन अगर आपको क्या निकालना हो एवरेज निकालना हो, तो एवरेज निकालने के लिए आप यहां पर क्या करेंगे, कितने से ये तो योग हो गया ना, समान राशियों का योग हो गया, अपान आप इसको किससे भाग दे दें, कितनी संख्या है 105। तो यहां पर इसका आपको एवरेज निकल गया। यहां से आप एवरेज इसको निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम क्या करें, अब यहां पर देखिए एवरेज निकालने का हमने क्या किया, पहले संख्याओं को क्या किया जोड़ा, और जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं थी उसकी भाग दे दी। अब इसकी ट्रिक देखिए क्या है एवरेज निकालने का। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बताइए क्या है, पहली संख्या जोड़िए और अंतिम संख्या जोड़िए। जरा देखिए पहली संख्या हमारी क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 3/2। जरा जोड़िए इसको, 3 और 1 4, 4/2 कितना आ गया 2। यहां पर भी देखिए आपने क्या लाया है आंसर, यहां एवरेज आपका क्या आया है 2। यहां पर सीखिए, यहां पर पहली संख्या क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या /2। तो देखिए यहां पर हमको ट्रिक सीखनी है जिससे हम एग्जाम में जल्दी से लगा लें। तो देखिए यहां पर एवरेज क्या होगा, बोलिए, तो यहां पर एवरेज क्या होगा 5 और 1 जोड़िए 6, 6 को आप कितने से भाग दे दीजिए 2 से। तो यहीं पर हम देख लेते हैं, या यहीं देख लीजिए, तो 1 + 5/2 6/2 दैट इज 3। जरा इसको देखिए, थर्ड वाला फार्मूला हमारा औसत का, 1/105/2। जरा जोड़िए 106/2 कितना आ गया 53। कितना आ गया 53। अब जरा इसको देखिए, 105 डिवाइडेड बाई 5565, तो 5
डिवाइड किया आपने। तो देखिए एक तो हमारा तरीका ये है और एक तरीका हमारा ये है। तो अगर आपको प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं तो n प्राकृतिक संख्याओं का आप ये योग निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए हम आपको डायरेक्ट ये फार्मूला, चूंकि हमको क्या निकालना था, औसत निकालना था, तो औसत निकालने के लिए हम आपको ये डायरेक्ट फार्मूला बता सकते थे। हमको लगता है आपको कोई समस्या ना होती निकालने में, लेकिन यहां पर हमने थोड़ा सा इंफेसिस या फोकस किया किस चीज पर, राशियों का योग। अगर आपको ये दिया गया है कि अगर आपको 1 से लेकर 105, ये एक क्वेश्चन और बन गया कि अगर आपको 1 से लेकर 105 तक की राशियां दी गई हैं, गिनतियां दी गई हैं, और आपसे कहा जाए कि इन गिनतियों का क्या करिए, आप योग निकालिए, तो आसानी से आप इनका योग निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, n+1/2, इससे आप योग निकाल लिए। योग निकालने के बाद आप चाहें तो जितनी गिनतियां दी गई हैं, जितनी राशियां दी गई हैं, उससे भाग दे दें, उससे भी निकल सकता है। लेकिन अगर एवरेज इस मेथड से निकालेंगे तो हो सकता है आपको टफ पड़े, लेकिन इस मेथड से आप एवरेज निकालेंगे तो आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी। तो यहाँ पर एक तरीका हमने, अगर आपको गिनती दी गई है तो उनसे आप कैसे, अभी हम टॉपिक में योग की ही बात करेंगे। अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे पास n विषम संख्याएं दी गई हैं, n विषम संख्याओं का योग, हम थोड़ा सा यहां पर जो अंश में है उस पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। n विषम संख्याओं का योग मतलब अगर आपसे कहा जाए 1 + 3 + 5, निकालिए जरा, 5 3 8 1 9, चलिए 1 + 3 + 5 + 7, निकालिए जरा, 7 5 12, 12 1 13 3 16। ठीक, समझ में आ रहा है। अगर हम आपसे कहें कि जरा इसको निकालिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो यहां से देखिए ये 16 हो गया था, 16 यहां से यहां तक, 16 9, बताइए 25। अब देखिए जरा, अगर हम n विषम संख्याओं के योग का एक शॉर्टकट तरीका बताएं, आप इसको लिख लीजिए n²। n क्या है, जितनी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, n जो विषम संख्याएं हैं उनके बारे में बता रहा है। अब यहां पर देखिए कितनी विषम संख्या है, शुरू से लेकर 1 से स्टार्ट है, कितने हैं, 1 2 3। तो यहां पर हम देखिए अगर 3 विषम संख्या है 3² 9, यहां पर कितनी विषम संख्याएं हैं, 4, 4² 16, यहां पर कितनी विषम संख्याएं हैं, 5, 5² 25। तो अगर हम इनका योग निकाल सकें तो यहां से हम आसानी से औसत भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि प्रथम 1 से लेकर 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं, 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालिए। तो योग तो आपने निकाल लिया, अब जितनी संख्याएं हैं विषम संख्याएं उनका क्या निकाल लीजिए, औसत। हम इस पर अभी बात करेंगे, हम मेन बात कर रहे हैं कि हम कैसे योग निकालते हैं। तो ये एक ट्रिक आपको बता चल गई कि शुरू से लेकर प्रथम n विषम संख्याओं, यहां पर प्रथम लिख लीजिएगा, प्रथम n, प्रथम n मतलब 1 से चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन संख्याओं का योग निकल गया n² और हम लोगों ने इसको निकाल लिया। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसको कैसे निकालेंगे। अगर हम आपसे कहें कि पहली n सम संख्याओं का योग निकालिए, देखिए 2 + 4 + 6 सम संख्याएं, 3 सम संख्याएं हैं शुरुआत की, 6 4 10 2 12, 2 + 4 + 6 + 8, तो ये 12 ये थी, 12 8 20। अब आप सोचने लगे होंगे कि सर इसकी भी कोई ट्रिक होनी चाहिए, प्रथम n सम संख्याओं के योग की ट्रिक। तो बिल्कुल इसकी भी ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए n+1, कितनी संख्याएं यहाँ थी, 3, यहाँ n की जितनी संख्याएं हैं यहाँ 3 लिखिए, और 3 और 3 एक क्या हो जाएगा, 4,
3 गुणे 4, देखिए 12 आ गया। यहाँ देखिए कितनी गिनतियाँ हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 गुणे 5 आ गया, कितना आ गया 20। तो अगर यहाँ आप प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालेंगे तो यहाँ आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं n प्लस 1, बहुत आसान तरीका है। अब देखिए अगर हम यहाँ कहें n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अगर हम कहें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अब ये आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ हम मान लीजिए 5 स्क्वायर तक की बात करते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। चलो पहले सिंपल तरीका हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक हो गया 1 धन 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, ठीक। तो अगर हम इसको जोड़ के योग निकालना चाहें तो देखिए, अब तो मान लो 1 से लेकर 5 के वर्ग है, तो आसानी से आप जोड़ निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसको जोड़ लेंगे। लेकिन एग्जाम में आपसे ये थोड़ी पूछेगा, आपसे 1 स्क्वायर से लेकर पूछ लेगा बताइए 12 स्क्वायर तक निकालिए, तब आपके लिए थोड़ा सा क्या आएगी, समस्या आएगी। अब यहाँ पर आपको निकालना है तो देखिए 16 4 20, 16 4 20, 9 29 31, 30 20, 50 5 55, ये वर्गों का योग आ गया। अब जितनी गिनती हैं 1 2 3 4 5, जितनी गिनती है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ औसत निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं क्या इसकी ट्रिक, आप कहेंगे सर इसकी ट्रिक बता दीजिए, वर्गों के योग की क्या बता दीजिए ट्रिक। तो देखिए इसका एक साधारण फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। याद करना थोड़ा सा एक बार कठिन होगा, लेकिन जहां आप इसको याद कर लिए तो लगाना बहुत आसान है। कितनी गिनतियां हैं, 1 2 3 4 5, तो वैल्यू रखिए। देखिए आप ओरली रखिए, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 5 1 6, 5 2 10 1 11 बटा 6, ये आपने काटा 11 5 55। तो यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब ये 1 धन 2 धन 3 लगातार ये कहाँ तक चले जाएं, 12 तक चले जाएं। तो 12 तक अगर चले जाएं तो यहाँ 12 गुणे 13 गुणे बाद में 24 1 25 बटा 6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा आई होप। एक और बचा है यहाँ वर्गों का योग, उसको हम लोग निकाल लेंगे, फिर हम औसत की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हमको दिया गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है ना। जैसे ये दे दिया गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो हो जाएगा n प्लस 1 अपान 2, n प्लस 1 अपान 2, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग की घात 2। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का सूत्र है। हम आपको सूत्र पहले, जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, अब अगर हम इसको जोड़ने को कहें तो आप इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 1 धन 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9 त्रिक 27, तो ये आप जोड़िए तो 8 7 15 1 16, कितना आ गया 36, और इसमें वैल्यू रखिए तो इसमें 3 इंटू 4 अपान 2 का होल स्क्वायर, काटिए 6 का वर्ग, क्या आ गया 36। तो एक सूत्र है, इसके माध्यम से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि कैसे हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या कर सकें, योग निकाल सकें। तो देखिए यहाँ पर हम अभी तक इस पूरे लेसन में या इस पूरे टॉपिक पर हम इस पर थोड़ा सा फोकस थे। हो सकता है ये एग्जाम में आपसे पूछ ले कि ज्ञात करिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब, ठीक है, ये तो आसान है निकालना। लेकिन देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, देखिए प्रश्न पूछेगा
5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, इसका मान ज्ञात करिए। अब आप फंस गए, आपका तो जो सूत्र है वो कहां से लग रहा है, 1 क्यूब से, 2 क्यूब से, 3 क्यूब से। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए बहुत जल्दी से सॉल्व होगा। आप करेंगे क्या, यहां पर देखिए आपको ये प्रश्न दिया गया है, तो आप क्या करिए, यहां पर जोड़ लीजिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ये जोड़ लीजिए और इतना ही यहां से घटा लीजिए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। है आसान। अब इसको आप झट से फार्मूला लगा के निकाल लीजिए 1 से 10। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 गुणे 11/2, 10 गुणे 11/2 का होल स्क्वायर ऋण, यहां से निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा, 4 है, 4 गुणे 5/2 की घात 2। आसान हुआ ना, झट से आपने आंसर इसका क्या कर लिया, निकाल लिया। तो ये मेरे ख्याल से यहां पर थोड़ा सा समान राशियों के योग से रिलेटेड आपको कुछ चीजें आज बताई गई औसत में, आपको जरूर पसंद आई होंगी, इनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग औसत पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होंगे और तब हम औसत की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको सिखाई गई, नई चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगी। धन्यवाद। औसत के सेकेंड लेक्चर में आपका मोस्ट वेलकम है। साथियों, पिछले लेक्चर में आपने काफ़ी चीज़ें देखी, बेसिक औसत के बारे में आपको मैंने बताया, और भी कई चीज़ें हैं जो औसत का आपका फार्मूला है कि विभिन्न राशियों का योग, उसके बारे में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। औसत के फार्मूले में जो अंश में मान है उसके बारे में, तो उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी आपने देखे, उस पर क्वेश्चन भी काफ़ी बन सकते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पर जो औसत के हमने यहाँ 3 केस लिए हुए हैं, लगभग चीज़ें आप पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, उसी को रिवाइज करते हुए हम एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं आपसे। तो देखिए इसमें केस 1 जो हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान देना है। इस केस 1 पर आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस को आपसे घुमा घुमा के पूछता है। तो अगर आपने मेन थीम को पकड़ लिया है, मेन फार्मूले को बता लिया है, या मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ा हुआ है, अगर दी गई संख्याओं के बीच अंतराल समान हो, अगर ये जो केस है यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपको विभिन्न संख्याएं दी रहेंगी, अगर उनके बीच का अंतराल समान हो, तो औसत निकालने का फार्मूला है ये संख्या मतलब प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या अपान 2/2। इसको हम औसत निकालने के लिए केस में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 1 से लेकर 1 धन 2 धन 3 धन 99 तक की संख्याएं आपको दी गई हैं, और आपसे कहा गया है कि इन संख्याओं का आप क्या निकालिए, औसत निकालिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 21 से लेकर 133 तक। इसमें देखिए समान चीजें क्या है, 21 से लेकर 133 तक की संख्याओं का औसत निकालिए। यहाँ पर आपको दिया गया 3, 6, 9, इसी तरह आपको संख्याएं दी गई हैं, 30 तक संख्याएं जोड़ी गई हैं, इनका आपको औसत निकालना है। ये तो आपको लिख के प्रश्न मतलब संख्याओं को लिख के दिया गया, शब्दों में भी लिख के दे सकता है। इसी तरह का दे सकता है संख्याओं में कि 3 से लेकर प्रथम 10 3 की गुणज संख्याओं का औसत निकालिए। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा शब्दों में आगे आ गया, 3 की टेबल उसने दे दिया कहां तक, 30 तक, प्रथम 3 की 10 गुणज संख्याओं का औसत निकालिए। और यहां से लिखा है 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत निकालिए। तो जब भी सम संख्याएं भी आप निकालोगे तो 1 से 50 तक की सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, 2 होगी, 4 होगी। तो वास्तव में ये आपसे ये क्या कहना चाह रहा है, 2 आपसे कहना चाह रहा है 2, 4, 6, 8, 10, कहां तक जाइए, 50 तक। तो यहां पर देखिए एक चीज, इन सब प्रश्नों में एक चीज समान क्या है,
दी गई संख्याओं के बीच अंतराल समान है। इनके बीच देखिए अंतराल कितने का है, 1 1 का। इनके बीच भी अंतराल कितने का है, 1 1 का। इनके बीच भी अंतराल कितना है, 3 3 का। इनके भी बीच भी अंतराल कितना है, 6 6 2 2 का, सॉरी। तो आप जो है इनका औसत निकालने के लिए पहली संख्या लीजिए, अंतिम संख्या लीजिए और दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए और आप जो है औसत यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए एक यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसको तो ओरली आप निकाल लेंगे, 1 धन 99 1 प्लस 99/2, आप जान रहे हैं 100/2 50 हो जाएगा, ठीक है। 21 से 133 इसको आप जोड़िए, ओरली जोड़िए, आपको कुछ करना नहीं है। 21 प्लस 133/2 कर दीजिए तो हो जाएगा 3 और 1 4, 3 और 2 5, 154/2। 2 से बन जा 14 और 2 से बन जा 14। तो ये देखिए आसानी से 3 प्लस 33 30/2, ये 33/2। तो मतलब आप जो है 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग, तो इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग तो ये आ जाएगा 2, और 2 से लेकर 50 तक 2 प्लस 50/2, इसको 52/2। तो इस तरह आप जोड़कर 27 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह आप जोड़कर आसानी से इस फार्मूले का यूज करके आप आसानी से औसत निकाल सकते हैं। यहाँ पर औसत निकालना बहुत ही आसान है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, कई तरह के प्रश्न पूछ सकता है और आपसे औसत निकाल सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं शब्दों में लिख रहा हूँ, 60 से लेकर 100 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत बताइए। क्वेश्चन क्या है आप यहाँ देखिए, इसी पार्ट का क्वेश्चन है। 60 से लेकर 100 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत बताइए। बताइए आप, बहुत आसान है। अब आप 60 से लेकर 100 तक की समस्त विषम संख्याएं, तो बताओ 60 विषम संख्या है, नहीं है। 100 क्या विषम संख्या है, नहीं है। तो 60 और 100 के बीच विषम संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, बताइए। 61 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, 61 के बाद 62 भी नहीं है, फिर 63 आएगी। आपको पूरा लिखना नहीं है, आप कहां तक 100 तक के बीच विषम संख्याएं कहां तक आएंगी, 99 तक आएंगी। 61 62 छोड़ देंगे, 63, फिर 64 छोड़ देंगे, फिर 65, फिर लिखेंगे, फिर 66 छोड़ देंगे, 67, इस तरह कहां तक जाएंगे आप, 99 तक। तो बस इनका औसत आप जो निकाल लीजिए। तो 61 प्लस 99/2, आप इसको जोड़िए, 9 1 10, 9 6 15, 160, कितना आ गया, 80। तो दोस्तों देखिए इसका जो आपको औसत निकल के आया वो क्या आया, 80। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपको चीजें दी जा रही हैं, आप उनको देखिए, सीक्वेंस से देखिए, आसान है, बहुत कठिन नहीं है, आपको आसानी से इसके क्वेश्चंस लग जाएंगे, कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब देखिए हम टाइप 2 देखते हैं। देखिए इसको हम लोग केस 2 देखते हैं। इसको भी हमने पिछले टर्म पर आपको समझाया था, मैंने न्यूमरेटर का ही पार्ट बताया था, याद करिए। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। आई होप कि आप ये फार्मूला याद कर लिए होंगे। तो यहाँ पर दिया है n+1 2n+y 6, तो इसके औसत का फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए औसत का फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पर ये संख्या n गायब है, देख रहे हैं, n+1 2n+1/6 है। n क्यों गायब है, क्योंकि याद करिए औसत जब हम आप निकालते थे तो n संख्याओं के वर्गों का योग बटा क्या निकालते थे, कुल संख्या, याद आ रहा है। तो कुल संख्या मतलब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, तो इसी को n से आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो n से भाग दे दिए तो ये n यहां से क्या हो गया, गायब। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो अगर आपसे कोई हमसे पूछे प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो मतलब अगर आपसे हमसे कोई पूछे 1² + 2² + 3² + ...
10 स्क्वायर, इसका क्या निकालिए, औसत निकालिए। देखिए यही तो है। तो अब आपको सोचना नहीं है, औसत निकालना है। इस औसत के फार्मूले में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। अभी औसत का डायरेक्ट फार्मूला है, ये बात आपको समझ में आ रही है। ये हमने वर्गों का योग का फार्मूला निकाला था। अब इसी के वर्गों के योग के फार्मूले में हमने नीचे क्या किया, n से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और n से डिवाइड कर दिया तो ये n और ये n आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा ये फार्मूला बन के आ गया। तो अब यहाँ औसत रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10 + 1, और यहाँ पर क्या हो गया, 10 दूना 20, 21, 21 और 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11/6। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका औसत निकाल लेंगे आप। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आएगा। प्रथम 10 संख्याओं का, प्रथम 20 संख्याओं का कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, यही ऑप्शन आपसे पूछ सकता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए केस 3 हमारा जो है, केस 3 क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये सूत्र आपने पढ़ा है, पिछले टर्म पर आपको बताया गया था। अब यही सेम काम यहां पर करना है। जब इसको आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर अपान 4, ये हो जाएगा। अब औसत की बात आएगी तो जो घन का टोटल योग है, याद करिए, योग बटा n मतलब कुल संख्या, कुल राशियों की संख्या, याद आ रहा सूत्र। तो जब आप n से इसको भाग देंगे तो ये n से एक n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका ये सूत्र आ जाएगा। अब आपसे कोई कहे, यहां पर देखिए इसी तरह, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालिए। मतलब आपसे कहे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताइए इनके घनों का औसत क्या होगा, तो आसानी से वैल्यू उसमें रखिए फार्मूले में। तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 धन 1 का होल स्क्वायर अपान 4, तो जाएगा 10 और 10 1 11, 11 121 अपान 4। ठीक है, अब आप इसको सरल कर लीजिए, और आप सरल कर लेंगे तो इसका औसत आप आसानी से निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए आपको एक तरीका बताया गया कि अगर जो है हमको प्राकृतिक संख्याएं वर्गों का औसत निकालना है, घनों का औसत निकालना है, तो आसानी से हम ये क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वाला तरीका आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कई डिफरेंट जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व भी करेंगे कितने तरीके से। आप बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर दी गई संख्याओं के बीच अंतराल समान है तो औसत का ये फार्मूला आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप इसको तुरंत का तुरंत लगा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी, और आसानी से आप क्वेश्चंस को इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो आगे इस औसत के फार्मूले में या औसत की बातों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम औसत में टाइप 2 पर आ रहे हैं, और यहाँ पर टाइप 2 हमारा है जो प्रश्न आपसे पूछता है टाइप 2 में, औसत देकर संख्या ज्ञात करना। ये देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस की भरमार रहती है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर इसमें भी औसत दिया है, औसत 33 हो, औसत 44 हो। 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 43 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या दी ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर आपको संख्याएं नहीं दी गई, लेकिन 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का दिया गया है। तो क्रमागत संख्याएं दी गई है तो आप जो है उनको क्या कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ क्रमागत है तो उनके बीच का अंतराल समान होगा। तो हम इस प्रश्न को देखिए, इस फार्मूले को हम इसलिए अभी तक रिमूव नहीं किए हैं कि अगर उनके बीच का अंतराल समान है तो औसत बराबर प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या
बटा 2। इस सूत्र का उपयोग हम यहाँ पर भी करेंगे, इस फार्मूले में भी करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी से आसान होगा, ओरली लगेगा। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी बताइए। तो यहाँ पर हम इस पहले का आंसर देख रहे हैं, आंसर 1। 5 क्रमागत, पहला x होगा, फिर अगली क्रमागत संख्या x+1 होगी, फिर x+2 होगी, फिर x+3 होगी, फिर x+4। ध्यान दीजिएगा x+5 तक क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है x से, ठीक है। तो x से स्टार्ट किया है, इसलिए x+5 तक नहीं जाएगा। तो देखो आप इसको क्या कर सकते हो, अगर आप अपने औसत के सूत्र पर आओगे तो कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या, मतलब फिर अगर आप उसको फार्मूले से आओगे तो x धन x+1 ये सब करोगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं कहना है। देखिए इनके बीच का अंतर, यहाँ से यहाँ एक का अंतराल, फिर एक का अंतराल, फिर एक का अंतराल, तो इनके बीच अंतराल समान है। तो हम प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटा 2, तो x धन 4 बटा 2 बराबर कितना दिया है, देखिए 33। आसानी से, मतलब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दें तो हमको क्या मिल जाएगा, औसत। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको आसानी से आप लगा भी सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 2x धन 4, इसको इधर भेज दीजिए 66। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 4 को इधर भेजिए, 66 में से 4 गया 62, x बराबर कितना आ गया, 2 से भाग दे देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 31। अब यहाँ पर अभी आपका आंसर नहीं आया है, आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या तो हमारी x है और x बराबर 31 आया ही है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है x+4। तो यहाँ पर 31 + 4 ये आपका आंसर है, ध्यान दीजिएगा 35। नहीं जल्दीबाजी में आप जो है यहाँ पर आपसे केवल पूछ लिया सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो यहाँ पर आप केवल 31 लिखते हैं और उसमें 31 ऑप्शन में रहेगा, आप ऑप्शन टिक करके जल्दी से निकल जाएंगे। बहुत ही आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 3, 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 43 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ये आपके लिए है, आप इसको ट्राई करिएगा। प्रश्न नंबर 3, 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, इसका आंसर आएगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो यहाँ पर निकालेंगे तो सबसे छोटी 39.5 इसका आंसर होगा, और सबसे बड़ी संख्या अगर आप निकालेंगे, चेक करिएगा, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपकी आ जाएगी 46.5। तो आप इसको चेक करिएगा, इसका आंसर यहाँ पर देखिए, इसको भी हम देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 44 है। तो अगर आप सम संख्याएं लेंगे तो पहली सम संख्या मान लीजिए x हो गई, तो अगली सम संख्या कितनी जाएगी, x+2 जाएगी। अगली सम संख्या कितनी जाएगी, x+4 जाएगी। अगली सम संख्या कितनी जाएगी, x+6, फिर x+8। देखिए अगर x से स्टार्ट है तो x+2 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। तो फिर से हम इसी फार्मूले पर आते हैं, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटा 2। तो आसान है ना सॉल्व करना, कहाँ कठिन है, बस केवल थोड़ा सा दिमाग में इन सब चीजों को रखना है। तो आप तुरंत क्या करेंगे, इसी फार्मूले को यूज करेंगे और आप अपने आंसर को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट संख्या हो गई x प्लस अंतिम संख्या हो गई x+8/2 इज इक्वल टू, ये प्रश्न नंबर 2 हल किया जा रहा है, इज इक्वल टू 44। बोलिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 44 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालिए। यहां से आप आसानी से इस प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आंसर आप चेक कर लीजिएगा कि प्रथम संख्या निकल जाएगी और अंतिम संख्या निकल आएगी। शायद इसका आंसर 40 और 48 आएगा, आप देख लीजिएगा। अगर यहाँ 40 आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए आप चाहे तो। x और x कितना आ जाएगा, 2x धन 8 बराबर कितना आ जाएगा 88। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 88 में से 8 घटाइए 80, तो x बराबर कितना आ गया 40। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ क्या आ जाएगी 40, और 40 और 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 48। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप जो हम देखने जा रहे हैं, जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं,
और आप बहुत परेशान भी हो जाते हैं इन प्रश्नों को लेकर। ये जो टाइप के प्रश्न है ये औसत चाल से संबंधित प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, औसत चाल का सूत्र है हमारा। देखो आपको परेशान नहीं होना, आप ये फार्मूला जानते हो, चाल बराबर दूरी बटा समय, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पर चाल की जगह औसत लग जाए तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। जितनी दूरियां आपने चली हुई हैं, अलग अलग दूरियां और टोटल समय, कुल समय से आप भाग दीजिए। यहाँ पर हमने दिखाया है कि आपने मान लीजिए D1 दूरी चली है, D2 दूरी चली है, D3 दूरी चली है, और टाइम आपने इन D1 दूरी को चलने में T1 लिया है, D2 दूरी को चलने में T2 लिया है, D3 दूरी को चलने में T3 लिया है। तो कुल दूरी जोड़ लीजिए, कुल समय जोड़ लीजिए। तो ये आपका कुल दूरी बटा कुल समय, ये आपकी औसत चाल का सूत्र है। कुल दूरी बटा कुल, चाल बराबर दूरी बटा समय है, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है। औसत चाल हो जाएगा तो कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पर खूब प्रश्न आपको उलझाता है। तो देखिए इसका केस 1 देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। ये कह रहा है ए से हम मान लेते हैं अमेठी है, अमेठी से लखनऊ की दूरी D1 है, और लखनऊ से कानपुर की दूरी मान लीजिए D2 है। यहां से यहां जाने मान लीजिए T1 टाइम लगता है, यहां से यहां तक जाने में T2। तो हमारा फार्मूला वहीं पर हो जाएगा, D1 प्लस D2। यहाँ औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल क्या हो जाएगी बताइए, ये हो जाएगी हमारी D1 प्लस D2 अपान T1 प्लस T2। अब इसको प्रश्न में देखिए, मान लीजिए अमेठी से लखनऊ, मान लीजिए अमेठी से लखनऊ कितना है, 200 किलोमीटर है, कितना है 200 किलोमीटर मान लीजिए, और लखनऊ से कानपुर मान लीजिए 100 किलोमीटर है, ये हम प्रश्न में मान रहे हैं। अमेठी से लखनऊ 200 किलोमीटर है, और लखनऊ से कानपुर 100 किलोमीटर है, और अमेठी से लखनऊ जाने में आप मान लीजिए 4 घंटे का टाइम लेते हैं, और लखनऊ से कानपुर जाने में आप 2 घंटे का टाइम लेते हैं। प्रश्न समझिए, आपसे कहता है कि कोई ट्रेन है जो अमेठी से लखनऊ और लखनऊ की से कानपुर की दूरी 4 घंटे और 2 घंटे में तय करती है। यदि इनके बीच की दूरियां क्रमशः 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर हो तो उनकी गाड़ी की औसत चाल निकालिए। तो यहाँ पर हमको देखिए दूरी दी गई है और समय दिया गया है, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो हमारा सूत्र ये है, कुल दूरी हमारी कितनी हो गई 200 धन 100 अपान समय कितना होगा टोटल 4 धन 2। चूंकि अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से नाप चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर औसत की बात हो गई है। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे, 200 और 100 कितना हो गया 300, और 4 2 6, ठीक है ना। तो 6 पंचे 30, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उसकी औसत चाल है। आसान है निकालना, बहुत ही आसान है। इसी प्रश्न को वो थोड़ा सा चेंज करेगा, घुमाएगा। क्या घुमाएगा उसको अभी हम देखेंगे। स्पेशली मेन सूत्र हमारा यही है, अगर आप इस सूत्र को पकड़ लिए तो आपको कहीं भी कोई भी गलती नहीं होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को अलग तरीके से देखिए, फिर अमेठी से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर जाना है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो दूरी दी गई थी, यहाँ पर दूरी ना देकर वो चाल दे रहा है, यहाँ भी वो क्या दे रहा है चाल दे रहा है। तो यहाँ पर चाल कितनी है, चाल मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर आप जो है चल रहे हैं 3 घंटे में, और यहाँ पर चाल मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर है, और ये चल रहे हैं आप 2 घंटे में। तो आपसे कहेगा क्या निकालिए, औसत चाल निकालिए। मतलब कहता है कि एक ट्रेन अमेठी से लखनऊ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और लखनऊ से कानपुर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रमशः 3 घंटे और 2 घंटे में ये दूरियां तय करती है, ठीक है। तो आपसे कहेगा कि औसत चाल बताइए। तो आपका जो सूत्र है वो तो क्या है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर आप इसी को समझने का प्रयास करिए तो वास्तव में ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है। यहाँ पर चाल दिया गया है, लेकिन आपको चाहिए अंश में क्या चाहिए, कुल दूरी। तो औसत चाल बराबर देखिए क्या हो जाएगा, औसत चाल। अब जरा बताइए, अगर हम ये प्रश्न देखिए चाल सूत्र चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर हम दूरी निकालें तो चाल गुणे समय कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए औसत चाल, अगर चाल और समय दिया है, यहाँ पर चाल और समय दिया हो तो देखो अगर V1 और T1 को गुणा कर दें तो दूरी आ जाएगी कि नहीं, और V2 और T2 को गुणा कर दें तो दूरी आ जाएगी कि नहीं, अपान कुल समय, समय तो आपको दिया ही है।
तो अगर हम यहाँ देखिए सूत्र से देखिए, ए से यल तक की दूरी, अमेठी से लखनऊ तक की दूरी में अगर हम दूरी निकालना चाहें तो 4 गुणे समय अगर हम निकाल लें तो आपको यहाँ तो वास्तव में ये हमको क्या मिला है, ये वास्तव में हमको D1 मिला। D1 मतलब अमेठी से लखनऊ तक की दूरी, और ये V2 T2 हमको क्या मिला, ये हमको D2 मिला। तो सूत्र हमारा यही बन गया, कुल दूरी बटा कुल समय। तो आसान है, तो पहले 6 और 3 का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ औसत चाल 60 गुणे 3 धन यहाँ गुणा कर लीजिए 80 गुणे 2 अपान कुल समय 3 धन 2, यह आएगा 6 तरीक 18 180 160 अपान 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 8 6 14, ठीक, और आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह आप जो है यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं। तो देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुल मिलाकर हमारा फार्मूला यही है, बस वो करता क्या है कि आपको डिफरेंट सिचुएशन में घुमाने का देता है। देखिए अब यहाँ तीसरे केस में आपको फिर से घुमाया है प्रश्न में, यहाँ पर देखिए दूरी तो दिया है लेकिन समय ना देकर आपको क्या दे दिया है, चाल दे दिया है, जबकि यहाँ पर उसको समय देना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर औसत चाल कैसे निकालेंगे, औसत चाल कैसे निकालेंगे, बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा है, कुल दूरी तो उसने दिया है लेकिन समय ना देकर, अब देखो यहाँ से फिर से ऐसा फार्मूला देखो, समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस सूत्र को देखिए, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल अगर D1 अपान V1 कर देंगे तो आपको समय मिल जाएगा, और D2 अपान V2 कर देंगे तो फिर समय। वास्तव में ये जो D1 अपान V1 है ये क्या है, ये हमारा क्या है, समय ही है, जो यहाँ से यहाँ तक का लिया है और यहाँ से यहाँ तक का। मतलब अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए 300 किलोमीटर है, और यहाँ चाल जो है, यहाँ चाल मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर है, और ये डिस्टेंस मान लो 200 किलोमीटर है मान लीजिए, या यहाँ आपने 200 किलोमीटर लिया है तो 200 ही ले लीजिए, और यहाँ पर आपकी चाल मान लीजिए कितनी है, यहाँ पर चाल मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है, और ये मान लो डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, और यहाँ पर चाल आपकी मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है। तो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, कुल दूरी अपान कुल समय तो दिया नहीं है, कुल दूरी अपान कुल समय तो आपको दिया नहीं है, कुल दूरी दिया है, दूरी से आसानी से लगा सकते हो, 200 धन 100, कुल दूरी तो निकल आई, लेकिन समय ना देकर देखो आपको यहाँ दूरी दी गई और चाल दी है, तो 200 बटा 50 कर लीजिए, देखिए दूरी बटा चाल, तो मतलब आप यहाँ पर 200 बटा 50 धन 100 बटा 20, इसको हल कर लेंगे तो आपको क्या निकल आएगा, औसत चाल। तो देखिए ऊपर क्या आ गया, 300 बटा 520 धन 20 पंचे 100, तो 300 बटा 9, ये इतना किलोमीटर पर आवर ये आपकी चाल आ गई। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा, लेकिन देखिए इस फार्मूले का कुछ स्पेशल केस है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या स्पेशल केस है, अगर आप ये जो दूरियां जो अलग अलग, देखो ये 200 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर है, मान लो दोनों दूरी बराबर हो तो हम यहाँ आपको एक तरीका बता रहे हैं सूत्र, अगर दूरी बराबर हो, अगर दूरी बराबर हो तो आपको याद क्या करना है, याद क्या करना है, केवल इतना देखिएगा, अगर दूरी बराबर हो तो देखो D1 और D2 बराबर होगा, और यहां पर हम लिख लेंगे D प्लस D अपान V1 प्लस D अपान V1, तो इसको लिख सकते हैं 2D अपान D कॉमन लेंगे, 1 अपान V1 प्लस 1 अपान V2, D से D कट गया, 2 अपान 1 अपान V1 प्लस 1 अपान V2। ये देखिए सूत्र है, अगर दूरियां बराबर हैं तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको, अगर दो लगातार दूरियां बराबर हैं, अगर मान लीजिए 3 दूरी दी गई है, अगर वो बराबर है तो इसको आप लिख सकते हैं, 3 दूरियां अगर बराबर है तो
3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। इसी तरह अगर 4 दूरियां लगातार बराबर हैं तो अलग अलग चाल से चल रही है, तो इसी तरह 4/1/v1 प्लस 1/v2 1/v3। अब ये इसको तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 2v1v2/v1 प्लस v2। लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन ये सूत्र आसानी से आपको औसत चाल का ये निकाल सकते हैं। औसत चाल समझ रहे हैं, ये आसानी से आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे ये प्रश्न देखिए, जैसे क्या कहा गया, ये प्रश्न कैसे आसानी से आप जल्दी से लगा लेंगे, कैसे लगा लेंगे। जैसे आपसे कहा गया कि आप जो है यहां से अमेठी से आप गए लखनऊ, लखनऊ गए, आपकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, और फिर लखनऊ से फिर अमेठी लौट आए और इस समय आपकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर है, तो औसत चाल बताइए। तो देखिए, दो बराबर दूरियां आपने तय की हुई हैं और आपकी औसत चाल दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो ये फार्मूला आपके लिए यहाँ फायदेमंद होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 × 60 × 80 अपान 60 प्लस 80। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। 8 80 और 60 जोड़िए, उसके बाद भाग देके सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, यही सेम फार्मूला यहाँ पर है, यही सेम चीज है, जो देखो इस तरह भी लिख के आप सॉल्व कर लेंगे। इसी को सॉल्व किए हैं लघुत्तम लेकर, तो ये फार्मूला हमारा आया हुआ है। ये औसत चाल, मान लीजिए 3 दूरियां हो तो 3 दूरियां आपको दे दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बनाया क्वेश्चन में, ठीक है। क्या कॉम्प्लिकेशन बनाया, मान लीजिए आपको अमेठी से दे दिया गया 3 लगातार दूरियां हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। मान लीजिए ये कहा कि ये भी दूरी बराबर है, ये भी दूरी बराबर है, ये भी दूरी बराबर है, मतलब ये भी डी है, डी है, डी है। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन में जाना है। इसकी चाल मान लीजिए 60 बताया, इसकी 40 बताया किलोमीटर पर आवर, इसकी 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी मान लीजिए बता दिया 50 किलोमीटर पर आवर। तो कहा आपसे औसत चाल बताइए, मतलब 3 क्रमागत दूरियों को, 3 क्रमागत बराबर दूरियों को वो विभिन्न चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो औसत चाल बताइए। तो यही इसी चीज को हमने सॉल्व किया है। तो देखिए, औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल हमारी क्या हो जाएगी, 3/1/40 धन 1/60 धन 1/50। इसको अलग से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद हल कर लीजिए। तो 1/40 धन 1/60 धन 1/50, इसको अलग से लघुत्तम लेके, लघुत्तम लेना आप जानते हैं, लघुत्तम लेके इसको आप सॉल्व करिए और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से औसत, इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं भी आता नहीं है। दो बराबर दूरियां हो, दो बराबर दूरियां विभिन्न चालों से हो, तो आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, 2v1v2/v1 प्लस v2। अगर जो है विभिन्न अलग अलग दूरियां हैं, अगर 3 बराबर दूरियां हैं, तो आपके लिए ये सूत्र है ही, ये देखिए लिखा हुआ है। इसी तरह अगर 4 बराबर दूरियां हैं, तो 4 बराबर दूरियां हैं तो 4/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4। तो ये औसत चाल का ये सूत्र आप जो है क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। आसानी से आपको ये सूत्र क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।